Hello everyone, how are you? I hope you are very well. So students, आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत सिलेबस का भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट टू यूनिट 7 पूरी पढ़ी है, जिसके अंतर्गत हमने यूनिट के पॉइंट और सब पॉइंट पर भी ध्यान दिया था। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत यूनिट 8 टू यूनिट 10 तक देखेंगे, जिसके अंतर्गत पॉइंट सब पॉइंट के बारे में भी पढ़ेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में भी जानेंगे। अर्थात आज हम लोग सिलेबस के साथ ही साथ इनके पॉइंट और सब पॉइंट के बारे में थोड़ा विस्तार से भी पढ़ेंगे। सो गाइज, शुरू करता हूँ आज के इस वीडियो को। सो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स नॉलेज हब में। एंड आई एम योर पीटीआई टीचर फ्रॉम हरिमाया इंटरनेशनल स्कूल। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट टू यूनिट 7 तक पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो आपको ऊपर आई आइकन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग यूनिट फर्स्ट टू यूनिट 7 तक एक बार हम लोग सरसरी निगाह से एक बार रिवीजन कर लेंगे। स्टूडेंट्स, जब हमारे यूनिट क्लियर रहते हैं तो हमारा अंदर का मैटर बहुत आराम से क्लियर हो जाता है। तो हम लोग पहले एक बार एक सरसरी निगाह से हम अपना यूनिट का रिवीजन कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ा था। देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, देन करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। इसके बाद हम लोगों ने कॉम्पिटिशन्स इन वेरियस स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल के बारे में पढ़ा था और यूनिट का आखिरी पॉइंट खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में जाना था। स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में यूनिट के नाम अर्थात चैप्टर के नाम और उसके अंतर्गत पॉइंट और सब पॉइंट के बारे में जान रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने यूनिट के नाम और उसके पॉइंट सब पॉइंट के बारे में और उसी के साथ साथ कुछ बिंदुओं को या कहें उन बिंदुओं को हमने थोड़ा विस्तार से पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले की वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें थोड़ा विस्तार से पढ़ाया गया है, उसे अवश्य ही देखें। यूनिट सेकंड हमारा ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में जाना था। देन ओलंपिक सिंबल्स, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म, देन आईओसी अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में जाना था और चैप्टर का आखिरी पॉइंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में हम लोगों ने जाना था। अब हम देखेंगे यूनिट थर्ड, जो कि है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे। सेकेंड पॉइंट कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस के बारे में जानेंगे। एंड लास्ट पॉइंट कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, जिसमें CWSN का अर्थ है चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, दिव्यांग, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। सेकेंड पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एडेप्टिव स्पोर्ट्स, स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरा ओलंपिक, डेफ ओलंपिक्स। नेक्स्ट पॉइंट कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स एज काउंसलर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पीच थेरेपिस्ट एंड लास्ट स्पेशल एजुकेटर। यूनिट नंबर 5 योगा। इसमें हम लोग देखेंगे मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा। सेकेंड पॉइंट एलिमेंट्स ऑफ योगा। थर्ड पॉइंट इंट्रोडक्शन, आसनास, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड यौगिक क्रियाज। नेक्स्ट पॉइंट योगा फॉर कंसंट्रेशन एंड रिलैक्सेशन आसनास एज सुखासनास, ताड़ासना, पद्मासना एंड शशांकासना, नौकासना, वृश्चिकासना जिसे हम ट्री पोज भी कहते हैं, गरुड़ासना जिसे हम ईगल पोज भी कहते हैं। एंड इन दिस यूनिट लास्ट पॉइंट रिलैक्सेशन टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन, योग निद्रा, अर्थात योग निद्रा की सहायता से रिलैक्सेशन अर्थात विश्राम या शिथिल अवस्था में कैसे आते हैं, अपने शरीर को कैसे कूल डाउन करते हैं, कैसे कूलिंग डाउन करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, या हम योग निद्रा की सहायता से सीखते हैं।
नेक्स्ट यूनिट नंबर 6, फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। इन दिस फर्स्ट पॉइंट, लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड रोल ऑफ अ लीडर। इस बिंदु के अंतर्गत हम लोग लीडर की क्वालिटी अर्थात उसके गुणों के बारे में जानेंगे एंड रोल ऑफ अ लीडर, उसका रोल क्या होता है, उसकी भूमिका क्या होती है, यह हम जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, सर्फिंग एंड पैराग्लाइडिंग। एंड इन दिस यूनिट लास्ट पॉइंट, सेफ्टी मेजर्स to prevent sports injuries. Next unit number 7, test measurement and evolution. In this first point, define test measurement and evolution. Second point, importance of test measurement and evolution in sports. Next point, calculation of BMI, it means body mass index and waist hip ratio. Next point, somatotypes, endomorph, mesomorph एंड एक्टोमॉर्फ, इसके बारे में जानकारी करेंगे, जिसका क्लासिफिकेशन विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने किया था। इनके अनुसार मानव शरीर अर्थात बॉडी को 3 भागों में बांटा गया है या 3 प्रकार में बांटा गया है, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, जिसके बारे में हम विस्तृत जानकारी इसकी वीडियो में पढ़ेंगे, तो इसकी वीडियो देखना ना भूलें। अभी के लिए हम इस यूनिट के आखिरी पॉइंट पे चलते हैं। आखिरी पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। So guys, let's start unit number 8, fundamentals of anatomy, physiology and kinesiology in sports, जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट है definition and importance of anatomy, physiology and kinesiology, जिसमें anatomy का अर्थ है शरीर रचना विज्ञान और physiology का अर्थ है शरीर क्रिया विज्ञान तथा kinesiology के अंतर्गत शरीर के गति विषयक अध्ययन किया जाता है। Anatomy is the study of the shape and structure of the body of organism or living beings. The word anatomy is derived from the Greek words. Anatomy ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एना एंड टॉमी 2 शब्द हैं, जिसमें एना का अर्थ है अपार्ट एंड टॉमी का अर्थ है टू कट। इसके अंतर्गत शरीर रचना विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शरीर की रचना तथा मानव के शरीर के अंगों का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों के आधारभूत ढांचे तथा उसकी संरचना संबंधी जानकारी प्राप्त की जाती है या होती है। फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित प्राणी के सामान्य कार्यों का अध्ययन किया जाता है। और किनेसियोलॉजी प्राणी या व्यक्ति के शरीर की गति के विषय में अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी के इम्पॉर्टेंस अर्थात महत्व को इस यूनिट का जब भी वीडियो बनेगा हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तब तक आप सभी इन तीनों परिभाषाओं को याद करिए। आइए फिर भी हम सभी इनके महत्व को थोड़ा संक्षिप्त में जान लेते हैं। एनाटॉमी प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। फिजियोलॉजी प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट द फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। थर्ड, यूजफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। फोर्थ, सर्व्स इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन। Point number 5, useful in the selection of sports. Point number 6, facilities preparation of training programs and it helps to know about chemical changes during exercises. Next point, serves to understand the anatomical and physiological differences among males and females. Next, helpful in providing first aid to sports persons. Next, useful in developing physical fitness administration. Next point, aids in sports massage. Next point, function of skeletal system, classification of bones and type of joints. आइए इसमें सबसे पहले हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानते हैं। जन्म के समय बच्चों में हड्डियों की संख्या अधिक होती है जो कि युवावस्था तक पहुँचते अर्थात 18 वर्ष तक पहुँचते बच्चों में हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। स्केलेटल या कहें स्केलेटल सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला एक्सियल स्केलेटल एंड सेकेंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें भी एक्सियल स्केलेटल को 5 सब पार्टों में बांटा गया है, जिसमें ए स्कल, बी स्टर्नम, सी रिब्स, डी व्हाइट बोन्स एंड ई वर्टेब्रल कॉलम, जिसमें भी ए स्कल में 28 हड्डियाँ होती हैं,
बी स्टर्नम में एक हड्डी होती है, सी रिब्स 24 अर्थात 12 का पेयर होता है, डी व्हाइट बोन एक होती है, वर्टिब्रल कॉलम 26 अडल्ट में होते हैं और 33 चिल्ड्रन में होते हैं। अर्थात नवजात बच्चों में या कहें छोटे बच्चों में वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डी होती हैं? 33। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 33। एंड इसी के सेकेंड पार्ट को अपेंडिकुलर स्केलेटल को भी दो भागों में बांटा गया है, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, जिसमें अपर लिम्स में 64 बोन्स होती हैं एंड लोअर लिम्स में 62 बोन्स होती हैं। ये अब चलते हैं थोड़ा बोन्स के फंक्शन के बारे में पता कर लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, जिसमें कहने का सीधा मतलब है कि यदि हमारे शरीर में बोन्स अर्थात हड्डियां ना हो तो हम बिना हड्डियों के चल नहीं सकते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, कहीं भी स्टैंड नहीं हो सकते हैं। इसलिए हड्डियों का बहुत ही महत्व है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन कहने का सीधा अर्थ है कि हमारे शरीर में व्याप्त जो भी कोमल अंग हैं जैसे हार्ट, आइज़, इन्हें हमारे शरीर की हड्डियों के द्वारा ही प्रोटेक्शन मिलती है, सुरक्षा मिलती है। हमारे शरीर में जो भी रिब्स हैं उनकी सहायता से हमें हमारे हार्ट को सुरक्षा प्रदान होती है। यदि हमारे शरीर में रिब्स ना हो तो हमारे शरीर के हार्ट को, हमारे हृदय को बहुत शीघ्र या कहें अति शीघ्र ही क्षति पहुंच सकती है। कहने का सीधा अर्थ है कि रिब्स की सहायता से हमें हमारे हार्ट को, हमारे हृदय को सुरक्षा प्रदान होती है या मिलती है। इसी प्रकार हमारे मस्तिष्क को अर्थात हमारे दिमाग को भी सुरक्षा प्रदान होती है। किसके द्वारा? क्रेनियम या कहें सिर की हड्डियों के द्वारा सुरक्षा प्रदान होती है। नेक्स्ट पॉइंट, बोनी सिस्टम सर्व्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। नेक्स्ट, बोनी सिस्टम गिव्स शेप द बॉडी। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स अर्थात हड्डियों का वर्गीकरण। अब हम देखेंगे हड्डियों के वर्गीकरण को, जिसे कि 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट लॉन्ग बोन्स, सेकेंड पॉइंट शॉर्ट बोन्स, थर्ड पॉइंट फ्लैट बोन्स, फोर्थ इर्रेगुलर बोन्स एंड फिफ्थ सेस्मोइड बोन्स। जॉइंट ऑफ बोन्स के अंतर्गत अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, जिसके अंतर्गत इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला इमूवेबल जॉइंट्स, सेकेंड स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड थर्ड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है। देन नेक्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ मसल्स, देन फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम इनहेल करते हैं O2 अर्थात ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, लेते हैं, और CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं या बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं इसे। रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन प्रणाली, इसके अंतर्गत हम O2 को ग्रहण करते हैं और हम अपने इन 7 मुख्य भागों के द्वारा CO2 को बाहर निकालते हैं, O2 को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। यह मुख्य 7 पार्ट्स कुछ इस प्रकार से हैं: नोज़, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंची, डायफ्राम एंड लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित आपको वीडियो का लिंक ऊपर आई आइकन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एंड इस यूनिट का लास्ट पॉइंट इक्विलिब्रियम, डायनेमिक एंड स्टैटिक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इक्विलिब्रियम अर्थात इक्विलिब्रियम क्या होता है, अर्थात संतुलन क्या होता है या संतुलन किसे कहते हैं। When the forces acting on the body are counterbalanced by equal and opposite forces so that the sum of the forces equals 0, it is called the state of equilibrium। इसे हम साधारण शब्दों में इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब शरीर पर कार्य करने वाले सभी बल समान और विपरीत बलों द्वारा प्रतिसंतुलित हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि एक ओर से लगने वाला बल उसी के अपोजिट लगने वाले बल के बराबर जब हो जाता है, जिससे बलों का योग शून्य हो जाता है, तब इसी अवस्था को ही संतुलन की अवस्था कहते हैं या इक्विलिब्रियम कहते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड सेकंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एंड इन दिस यूनिट लास्ट पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। A center of gravity is an imaginary point within or outside the body or object around which the body or object is balanced. In human body, the center of weight is known as the center of gravity. Next unit number 9, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ
psychology in physical education and sports. Second point, define and differentiate between growth and development. Point number third, developmental characteristics at different stage of development. यूनिट नंबर 9 का लास्ट पॉइंट, एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स एंड देयर मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहला पॉइंट, डिफिनीशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत हम रोज के अनुसार, जेम्स ड्राइवर के अनुसार, पिल्सबरी के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार और वाटसन के अनुसार हम लोग इनकी अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं देखेंगे, जिसमें अकॉर्डिंग टू द वाटसन साइकोलॉजी इज पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू द पिल्सबरी के अनुसार साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। अब हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जिसके अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट है इनहेंस साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज। पॉइंट नंबर 2, असिस्ट टू लर्न मोटर स्किल्स। पॉइंट नंबर 3, एड्स इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। पॉइंट नंबर 4, helps in controlling emotions. Point number 5, prepares athletes psychologically for competitions. And last point, point number 6, supports emotional needs of sports persons. Next point, growth and development, अर्थात वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास में सबसे बड़ा अंतर यह भी है कि वृद्धि की क्रिया आजीवन तक नहीं चलती है, जबकि विकास आजीवन होता है। वृद्धि को नापा जा सकता है, जबकि विकास को कभी नापा नहीं जा सकता है। वृद्धि के साथ साथ सदैव विकास हो, ऐसा संभव नहीं है। आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा। मोटापे के कारण एक बालक में भार में वृद्धि हो सकती है, परंतु इस वृद्धि से उसकी कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता में कोई वृद्धि नहीं होती है। इस तरह से उसकी वृद्धि विकास को लेकर नहीं चल सकती है। शेष बचे हुए बिंदुओं को इसी यूनिट के बने हुए वीडियो में देखेंगे, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट, आखिरी यूनिट, यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 हमारी है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इसके अंतर्गत हम लोग मैथ्यूज, मार्टिन और हरे के अनुसार अलग अलग राइटर के अनुसार अलग अलग लोगों की अलग अलग परिभाषाएं जानेंगे। देन प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। And second point, the principle of overload. Third point, the principle of individual differences. Fourth point, the principle of journal and specific preparation. Fifth point, the principle of progression. The principle of specificity. Next point, the principle of active involvement. Point number 8, the principle of variety. Next point, the principle of warm up and cool down. Point number 10, the principle of rest and recovery. Point number 11, the principle of ensuring results. And last point, point number 12, the principle of cyclicity. Next point, warming up and limbering down, जिसमें वार्मिंग अप का मतलब होता है गर्माना या ऊष्मीकरण। इसके अंतर्गत खिलाड़ी खेल से पूर्व अपने शरीर को वार्म अप करता है, अर्थात गर्माता है। वार्मिंग अप की सहायता से बॉडी में टोन अप हो जाता है, अर्थात हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, हीटअप हो जाती है, जिसके द्वारा हमें खेल के दौरान इंजरी लगने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं या ना के बराबर होती हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, वार्मिंग अप इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द होल बॉडी बाय रनिंग एंड परफॉर्मिंग एक्सरसाइज प्रियोर टू एक्टिविटी और कंपटीशन। टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप। वार्मिंग अप भी दो प्रकार का होता है, जिसमें हमारा पहला होता है पैसिव वार्मिंग अप एंड सेकेंड होता है एक्टिव वार्मिंग अप। पैसिव वार्मिंग अप वह वार्मिंग अप होता है जिसमें हम दूसरों की सहायता से हम अपने शरीर को ऊष्मीकरण प्रदान करते हैं। इन पैसिव वार्मिंग अप द बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड यूजली बाय एक्सटर्नल मीन्स सच एज बाय वियरिंग हैवी यूनिफॉर्म, मसाज, हॉट वाटर, स्टीम, सनलाइट एंड हॉट ड्रिंक्स etc। एक्टिव वार्मिंग अप वह वार्मिंग अप होता है जिसमें हम कुछ व्यायामों का प्रयोग करके, कुछ एक्सरसाइजों का प्रयोग करके अपने शरीर को ऊष्मीकरण प्रदान करते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है, पहला जनरल वार्मिंग अप एंड सेकेंड स्पेसिफिक वार्मिंग अप। स्पेसिफिक एक्सरसाइज में हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज करते हैं और जॉगिंग करते हैं।
लिम्बरिंग डाउन का दूसरा अर्थ होता है कूलिंग डाउन, जो कि प्रायः खेलों के बाद होता है, जिसके अंतर्गत हम अपने शरीर को शीतल अर्थात ठंडा करते हैं। मेथड ऑफ वार्मिंग अप, इसमें पहले देखेंगे जनरल मेथड, जिसके अंतर्गत जॉगिंग, सिंपल एक्सरसाइज, स्ट्रेडिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एंड लास्ट में विंड स्प्रिंट कराते हैं। वार्मिंग अप विद द वार्म वाटर, वार्मिंग अप थ्रू मसाज, बाय हॉट ड्रिंक्स, थ्रू सन बाथ एंड थ्रू स्टीम बाथ। Importance of warming up: increase flexibility, strength and endurance, increases the body temperature and increases the speed of nerve impulse. Next point, skill, technique and style. इसके अंतर्गत किसी खेल को खेलने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए उस खेल की स्किल अर्थात कौशल कैसे होते हैं, उसके कौशल क्या क्या होते हैं, उसकी टेक्निक क्या क्या होती हैं और उस खेल को खेलने के लिए उसका स्टाइल किस प्रकार से होता है, अर्थात उसे किस प्रकार से खेला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग, प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस एंड देयर साइड इफेक्ट्स। इस यूनिट का आखिरी और लास्ट पॉइंट, डीलिंग विद अल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज एक्सेट्रा। सो गाइज, मेरी यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें और साथ ही कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर करें। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में यहीं तक। इस वीडियो के प्रत्येक यूनिट को देखने के लिए इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।